Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying economics. We completed our fourth chapter, food security in India. Today, this is the fifth part of the chapter in which we are going to complete NCERT exercise questions of fourth chapter. This was your last chapter. After this part, we are done with ninth class economics. So let's get started. Question number first, how is food security ensured in India? कैसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है इंडिया में? 3 A's होते हैं. याद आया? कौन कौन से A's होते हैं बताओ. अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मतलब सबके लिए क्या होना चाहिए? फूड अवेलेबल होना चाहिए. आपके कंट्री में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो, और गवर्नमेंट ने और सबने लास्ट हार्वेस्टिंग का क्या बचा के रखा है, ये सब मिला के इतना खाना होना चाहिए कि जितने लोग हैं इंडिया के कोई भी भूखा ना रहे. सेकंड क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी. खाना अवेलेबल होने के बाद खाना सबके पास पहुंचना बहुत जरूरी है. इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? अलग अलग राशन शॉप्स खोली, अलग अलग जगह बफर स्टॉक्स लगाए. क्यों? क्योंकि सबके पास खाना पहुंच पाए. पहुंचने के बाद तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना सब अफोर्ड कर पाए, सबको पैसों की दिक्कत ना आए खाने की. तो अफोर्डेबिलिटी. इन तीनों से फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है. तो व्हाट इज द आंसर? Availability of food, accessibility of food and affordability of food. Availability, accessibility and affordability. सबके लिए हो, सब तक पहुंचे और सब उसको ले पाए. Clear? Okay, let's move to the next question. Question number second. Which are the people more prone to food insecurity? ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी किसको हो सकती है? पहले भी डिस्कस किया हुआ है. अगर कोई लैंडलेस है तो उनको ज्यादा फूड सिक्योरिटी की जरूरत हो सकती है. जो बैकवर्ड कास्ट है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, उन सबको ज्यादा हो सकती है. जितने भी विडो हैं या सिंगल मदर है या फिर मदर एंड चाइल्ड है जिसको क्या है, कोई भी सिकनेस है, उन सब के लिए ज्यादा हो सकती है. और किसको हो सकती है? कहीं अगर ड्रॉट आया है या फिर फ्लड आई है या सुनामी आई है, मतलब कोई भी टाइप का नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटी उस एरिया पे आया है, तो वहां क्या होगा? फूड सिक्योरिटी के लिए ज्यादा जरूरत हो सकती है, वहाँ फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा हो सकती है. सिमिलरली बैकवर्ड कास्ट में लैंडलेस लोगों के पास, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, उनके पास क्या हो सकती है? ये सिचुएशन ज्यादा क्रिएट हो सकती है. तो कौन कौन होते हैं फूड इनसिक्योर पीपल? सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, ये होती है. लैंडलेस पीपल. लैंडलेस पीपल कौन होते हैं? जिनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं होता है. ट्रेडिशनल आर्टिस्ट कौन से होते हैं? जो कि सीजनल वर्कर्स होते हैं. सीजनल वर्कर मतलब इनके पास कभी कभी काम है और कभी कभी काम नहीं है. विमेन एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड, जिनको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है बट उनके पास अफोर्डेबिलिटी का इश्यू होता है, वो ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं अफोर्ड कर पाते, और क्या होता है? उनको फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है. नेचुरल डिजास्टर, कहीं पे फ्लड आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई, तो इन सारी जगह क्या होता है? फूड की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है. एंड लास्ट, जो माइग्रेंट्स, जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, वो पैसे कमाने कहाँ गए? अर्बन एरियाज में गए. बट अर्बन एरियाज का अकोमोडेशन क्या है? बहुत महंगा है. जितना पैसा कमाते हैं वो सारा खर्च नहीं कर सकते, तो क्या किया? स्लम्स में रहने लगे. स्लम्स में रहने लगे तो क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गया और साथ ही साथ फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई. वेरी क्लियर. यू शुड नो ऑल दीज नेम्स. एक्सप्लेन करने के लिए आप सिर्फ जब लिखोगे जब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क में आएगा. इफ इट इज अ 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन, आप सिर्फ यही नेम्स लिख के उसको छोड़ दोगे. Very clear. Let's move to the next question. Question number third. Which state are more food insecure? बहुत सारे states हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल. इनमें क्या है? फूड इनसिक्योरिटी कहीं कहीं थोड़ी सी ज्यादा है. उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, ईस्ट वेस्ट पार्ट में. बिहार में ज्यादा है, झारखंड, उड़ीसा में ज्यादा है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र. ऐसे याद करो. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड पूरा नॉर्थ, सेंट्रल नॉर्थ हो गया. उसके बाद महाराष्ट्र अपना नीचे चला गया और वेस्ट बंगाल अपना ईस्ट पे चला गया. वेरी क्लियर. यू हैव टू रिमेंबर देम. इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है.
Let's see the next question. Question number 4. Do you believe that green revolution has made India self-sufficient for food grains? ऐसा हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया है. ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, सीड्स अच्छी लाया तो उससे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. तो एक तो इंडिया का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया HYV सीड से, है ना. पहली चीज तो ये हो गई. उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो क्वालिटी थी, सीड्स की क्वालिटी अच्छी थी, हम फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, तो ग्रेन क्या हो गया, अच्छी क्वालिटी का आने लगा. तो क्या हुआ कि जो ग्रेन की क्वालिटी थी वो इंक्रीज हो गई. ठीक है. अब इनसे क्या हुआ, इनसे फार्मिंग और एग्रीकल्चर पूरा क्या हुआ, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ. तो आपको पता था कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो फार्मिंग सेक्टर है, वो क्या हो गया, बहुत एक्सपैंड हो गया. अब इन सारी चीजों से जितना ग्रेन्स आने लगा, 50% यील्ड जो बढ़ा, उससे तो ऑफ कोर्स इंडिया क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया. इंडिया को अब किसी की नीड नहीं है. The Green Revolution indeed played a crucial role in making India self-sufficient. Increased food production. सबसे पहले क्या हुआ, food production increase हुआ. The introduction of high-yielding variety seeds of wheat and rice, coupled with modern agriculture techniques like boosted the production. Fertilizers, pesticides के साथ HYV seeds के यूज करने से हमारा पूरा प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे इंडिया ग्रेन्स खुद प्रोड्यूस करने लगी और सेल्फ सफिशिएंट हो गई. सेकेंड, मीटिंग डोमेस्टिक डिमांड्स. क्योंकि अब वो क्या करने लगी, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, तो अब उसको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना खुद अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने लगा. ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंडिया मीट इट्स डोमेस्टिक फूड डिमांड. अंदर की कंट्री की जितनी डिमांड है सब ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी कर सकता है. रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फूड इंपोर्ट, जिससे फूड इंपोर्ट्स कम हो गए, एंड इनेबलिंग द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी. और क्या हुआ कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी हो गया, क्योंकि अपना यील्ड क्या हो गया है, पूरा बढ़ गया है. ठीक है. नेक्स्ट, अवॉइडिंग फेमाइंस. ऑफ कोर्स जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, डोमेस्टिक डिमांड पूरी हो सकती है, तो हंगर, स्टारवेशन जैसी भूखी जो दिक्कतें आती हैं वो क्या होंगी, अब नहीं आएंगी. Since the advent of Green Revolution in the early 1970s, India has avoided famines even during adverse weather condition. गंदे से गंदे वेदर कंडीशन में भी क्या हुआ, हमें हंगर, स्टारवेशन जैसे फेमाइंस नहीं देखने पड़े ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन. इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन, कि सबको इसके बाद क्या हो रहा है, खाना मिल रहा है. क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो यस, ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाया है. कैसे बनाया है, उसने हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, जिससे हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर पाए, और हंगर, स्टारवेशन जैसे बड़े बड़े इश्यूज को वर्स्ट वेदर कंडीशन में भी क्या कर पाए हैं, कवर कर पाए हैं. वेरी क्लियर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. The section of people in India are still without food. एक्सप्लेन. अभी भी ऐसे बहुत सेक्शंस हैं इंडिया में जो खाने के बिना हैं. ऐसा क्यों? द रीजन इज, डिस्पाइट इंडियाज प्रोग्रेस इन फूड सिक्योरिटी, अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रगल्स विद द एक्सेस ऑफ फूड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट तो हर जगह इक्वालिटी नहीं होती है, हर जगह एक्सेसिबिलिटी की इशू होती है और अफोर्डेबिलिटी की. सबसे मेजर कंट्रोल इंडिया के पास है अवेलेबिलिटी में, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन से वो कर दिया. बट सब तक पहुंचना और सब अफोर्ड कर पाना अभी भी बहुत मेजर इशू है, और यही है सबसे मेजर इशू कि अभी भी जनता क्या है, भूखी है. इनकम इनइक्वालिटी फर्स्ट. क्यों? मेनी पीपल लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज. सबके पास क्या होता है, सब लोग परचेज नहीं कर पाते हैं, सबके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो परचेज कर पाए. तो इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, इनकम इनइक्वालिटी का मतलब हुआ, इनकम इनइक्वालिटी का क्या मतलब हुआ कि अफोर्डेबिलिटी का इशू है. ठीक है. तो नॉट एवरीबडी कैन हैव सफिशिएंट फूड लीडिंग टू हंगर. सेकेंड, लिमिटेड एक्सेस टू फूड. एक्सेसिबिलिटी दूसरा इशू हुआ. क्यों? क्योंकि सर्टेन रीजन्स, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज, मे हैव लिमिटेड एक्सेस टू फूड ड्यू टू इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे एक्सेसिबल इश्यूज होने की वजह से काफी जगह अभी भी नहीं है. Next is your poverty and unemployment. Poverty and unemployment can lead to food insecurity as people may not have the means to afford. Again क्या हुआ, affordability के वजह से हुआ. Marginalized communities का क्या मतलब हुआ,
Certain communities such as landless labor may face food insecurity. जैसे हमने पढ़ा था कि बैकवर्ड कास्ट, लैंडलेस लेबर, माइग्रेंट्स, इनको ज्यादा देखना पड़ता है, तो वो हो गई हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। क्यों? क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगेन इशू ऑफ व्हाट? अगेन इशू ऑफ व्हाट? इशू ऑफ अफोर्डेबिलिटी। तो हमें क्या पता चला कि दो ही रीजन है, एक तो अफोर्ड करना रीजन है और एक एक्सेस करना रीजन है। अफोर्ड करने में क्या आता है? अफोर्ड करने में आते हैं कम्युनिटीज। कौन सी कम्युनिटीज? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जिसके पास क्या होता है, कभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, तो क्या हो जाता है? इशू आ जाता है। सेकंड क्या दिक्कत है अफोर्डेबिलिटी में? इनकम इनइक्वालिटी। सबके पास क्या होती है? बराबर की इनकम नहीं होती है। सबके पास बराबर की इनकम नहीं होती, तो ये दोनों दिक्कत तो किसकी हो गई? अफोर्डेबिलिटी की। एक्सेसिबिलिटी की क्या दिक्कत है? एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे रूरल एरियाज अभी भी क्या कर सकते हैं? उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपको हर एक पॉइंट अपने दिमाग से ऐसा लिखना है जिसमें ये दोनों इश्यूज डिफाइन हो। अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लोग और सबके पास पहुंच नहीं रहा है। वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। What happens to the supply of food when there is a disaster or calamity? क्या होता है जब डिजास्टर आता है? कोई कोई भी डिजास्टर आएगा तो क्या होगा? जैसे कि ड्यू टू अ नेचुरल कैलामिटी टोटल फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। कहीं पे भी कोई कैलामिटी आई तो हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो हमें क्या करना पड़ता है? तुरंत ही रोकना पड़ता है और अपनी फूड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन अफेक्टेड एरियाज। जहां जहां बाढ़ आई है, सपोज अपन ड्रॉट का एग्जाम्पल लेते हैं, सूखा पड़ा है कहीं, ठीक है, कहीं पे भी सूखा पड़ा है, वहां पे इतनी बड़ी नेचुरल कैलेमिटी चल रही है, तो क्या होगा? वहां का प्रोडक्शन रुक जाएगा। कहाँ से लाएंगे वो पानी प्रोडक्शन करने के लिए? कहाँ से वहां पे एफर्ट लगाएंगे? जैसे ही प्रोडक्शन रुका, वो सूखे पड़ने की जगह पे क्या हुआ? उस एरिया में अपने आप ही क्या हो जाएगा? फूड की शॉर्टेज होने लगेगी, लोगों के पास खाना नहीं बचेगा। जैसे ही खाना नहीं बचेगा, क्या होगा? ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड प्राइजेस विल गो अप, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास खाना तो लिमिटेड है, खाना हमारे पास लिमिटेड है और खाने वाले हमारे पास इतने सारे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इसका प्राइस बढ़ा देंगे कि जो अफोर्ड कर पाए सिर्फ वही ले ले। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ ड्रॉट अफेक्ट्स बिग एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कैन लीड टू स्टारवेशन, जिसकी वजह से हंगर एंड स्टारवेशन का इशू आता है। पीपल डू नॉट हैव इनफ टू ईट, इसीलिए हंगर और स्टारवेशन आता है, लोगों के पास खाना नहीं बचता है। क्या हुआ? कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटी आई, वहां पे वहां का प्रोडक्शन रुक गया, जैसे ही रुका वहां पे खाने की क्या हो गई? शॉर्टेज आ गई। खाने की शॉर्टेज आई तो क्या हुआ? जितना खाना बचा था उसका प्राइस बढ़ा दिया, सब अफोर्ड नहीं कर पाए। बहुत लोगों को खाना मिल गया, जिन लोगों को खाना नहीं मिला वो हंगर और स्टारवेशन में क्या हो गए? अपने आप को सिक कर लिया उनने। क्लियर? स्टोरी की तरह याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डिफरेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रोनिक हंगर। क्रोनिक हंगर वो हंगर होती है जो कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर की होती है, हमने पढ़ा हुआ है। पुअरेस्ट ऑफ पुअर की होती है, मतलब ये क्या होती है? ये कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस हंगर होती है, ये हंगर खत्म नहीं होती है, ये दिक्कत हमेशा रहती है। ये वो लोग होते हैं जो कि कौन होते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जिनको पता होता है कि इनके पास कभी वो इनकम नहीं आएगी कि ये रहे। ये सबसे मेजर रीजन होते हैं किसका? हंगर और स्टारवेशन का। ऐसे ही लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत और सफर करना पड़ता है। सीजनल हंगर क्या होती है? सीजनल हंगर वो होती है जो कि सीजनली अनएम्प्लॉयड होते हैं। जब इनके पास पैसे है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, जब पैसे नहीं है तो ये लोग हंगर पे हैं। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया, कोई आर्टिस्ट है या कोई सीजनल फार्मर है, कुछ भी, वो सब कौन हो जाते हैं? सीजनल वर्कर्स हो जाते हैं। क्रोनिक हंगर, डाइट्स कंटिन्यूसली इनएडिक्वेट इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ना आपको खाना क्वांटिटी में सही मिल रहा है ना क्वालिटी में। कंटिन्यूसली पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रोनिक हंगर। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम नहीं होती है और वो पैसे क्या करते हैं? खाना खरीद नहीं सकते हैं। वेरे सीजनल हंगर क्या होता है? रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग, prevalent in rural areas due to seasonal nature of agriculture। कभी किसी को काम मिल गया, कभी किसी को काम नहीं मिला। Exist in urban areas among casual laborers। casual laborers मतलब freelance workers, जो काम मिलने पे 4 दिन कहीं काम मिला तो कर लिया, फिर आगे का एक हफ्ता नहीं मिला तो नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होता है? लेस वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन। जैसे कि सपोज बारिश हो रही है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क कम है, कंस्ट्रक्शन वर्क कम है, तो आपको महीने में सिर्फ 7 दिन काम करने मिला, बाकी के 3 हफ्ते आप फ्री हो। तो 7 दिन तो आपने पैसे कमाए, जिससे चलो आप 2 हफ्ते खाना खा लोगे। बाकी 2 हफ्ते आप जो हंगर में रहोगे उसको हम क्या बोलते हैं?
सीजनल हंगर बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, what has our government done to provide food security to people? Discuss any two schemes. क्या क्या होती है two schemes? One is your buffer stock and second is your public distribution system. क्या बोलते हैं हम public distribution system को छोटे में? PDS. PDS कहीं लिखा मिले तो उसका मतलब यही होता है public distribution system. ठीक है, बफर स्टॉक क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू फार्मर्स से सामान ले लेती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या प्राइस होता है? मार्केट प्राइस से थोड़ा पैसा ऊपर देके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर्स से क्या लेती है? ग्रेन्स लेती है। वो पूरे ग्रेन्स गवर्नमेंट क्या करती है? अपने पास स्टोर कर लेती है। स्टोर करके वो उसका स्टॉक बनाती है, जिस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। उस बफर स्टॉक से वो क्या करती है? उस बफर स्टॉक को वो रखती है, कोई भी क्राइसिस आए उस चीज के लिए और उस क्राइसिस में कोई सबको फूड अवेलेबल हो, और वो क्या करती है? उसी जो बफर स्टॉक है उसी से फूड आगे देती है। किस प्राइस में? कम प्राइस में, मार्केट प्राइस से, जिसको हम बोलते हैं इशू प्राइस। जिस तरीके से वो स्टॉक को यूज करके देती है उसको हम बोलते हैं, जैसे वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है उस बफर स्टॉक को, उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक से सामान निकाला जाता है, अलग अलग फेयर प्राइस शॉप, जिनको राशन शॉप भी बोलते हैं, वहां पे भेज दिया जाता है, जहां पे 2 रुपए या 3 रुपए किलो में गेहूं और चावल पुअर पीपल को दिया जाता है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कोई डाउट? वेरी इजी। दो होते हैं सिस्टम, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? क्यों लेते हैं बफर स्टॉक गवर्नमेंट को? क्योंकि फूड हमेशा अवेलेबल रहे, एक्सेसिबल रहे और अफोर्डेबल रहे। ले लेंगे तो किस प्राइस में लेंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्या हुआ? फार्मर को फायदा हुआ, फार्मर का एडवांटेज हुआ। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा प्राइस मिला, किससे? जो कि मार्केट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का एडवांटेज करवा दिया। उसके बाद वो लेके क्या किया? बफर स्टॉक कर लिया। क्यों किया? क्योंकि लोगों को एक्सेस करवा पाए और लोगों को अफोर्ड करवा पाए। अब अफोर्ड करवाने के लिए क्या किया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज किया। राशन शॉप में सारे सामान भेज दिया। राशन शॉप से वो सामान क्या हुआ? इशू प्राइस में, मतलब इशू प्राइस क्या हो गया? कम प्राइस में किसको मिल गया? कंज्यूमर्स को मिल गया। तो यहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिला? एडवांटेज मिल गया, उनका पैसा बच गया और वो अफोर्ड कर पाए। और क्योंकि ऐसी राशन शॉप 5.5 से 6 लाख है कंट्रीज में, तो क्या हुआ? इसकी वजह से सबको खाना एक्सेसिबल भी हो गया। ये क्यों होता है? कि कभी कोई क्राइसिस आए तो सबके लिए फूड हमेशा रहे। बफर स्टॉक हेल्प्स गवर्नमेंट टू एड्रेस फूड शॉर्टेजेस ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, वेदर कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में फूड शॉर्टेजेस के लिए होता है ये। गवर्नमेंट यूजेस द बफर स्टॉक टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपल, जिससे वो लोगों में खाना बांटती है एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से कम में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इशू प्राइस बोलते हैं। वेरी क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राइट अ नोट ऑन। ना आपको 4 चीजें दी हुई हैं, आपको 4 के ऊपर क्या लिखने हैं? नोट्स लिखने हैं। फर्स्ट इज योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिस प्राइस में फार्मर्स से सामान लेती है बफर स्टॉक बनाने के लिए, वो प्राइस जो होता है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा होता है। तो फार्मर को एडवांटेज होता है वो प्राइस लेने में। वो जो प्राइस होता है जिसमें लेती है उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कोई डाउट? नेक्स्ट इज योर बफर स्टॉक। मैंने आपको अभी ये भी समझाया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब वो ले लेती है, गवर्नमेंट अपने पास वो स्टोर करके रख लेती है ग्रेन्स की। कभी कोई वेदर कंडीशन ऐसी आए जहाँ फूड शॉर्टेज पड़ जाए या लोगों को खाना बांटना हो, तो हम कैसे करेंगे? बफर स्टॉक को यूज करके करेंगे। थर्ड इज योर इशू प्राइस। इशू प्राइस वो प्राइस होता है कि जब गवर्नमेंट राशन शॉप में और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बफर स्टॉक का सामान भेजती है तो क्या करती है? वो सस्ते में, मार्केट प्राइस अगर 50 रुपए है तो वो चीज 40 रुपए में भी अगर बेच रही है, तो जिस कम प्राइस में वो बेच रही है लोगों को, उसको हम क्या बोलते हैं? इशू प्राइस बोलते हैं। एंड फेयर प्राइस शॉप्स क्या होती है? फेयर प्राइस शॉप राशन शॉप का ही दूसरा नाम है, जिसमें गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया जाता है? लोगों को 2 रुपए किलो में गेहूं और 3 रुपए किलो में चावल दिया जाता है। इनके लिए राशन कार्ड अलग से बनते हैं
जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन एंड पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल सबको कंसीडर करके रखे जाते हैं। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम एमएसपी से भी डिनोट करते हैं। प्राइस एट विच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेस व्हीट एंड राइस एंड अदर क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स। उस प्राइस में जिसमें फार्मर से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेती है चीजें। द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इनिशिएटिव्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले ही एमएसपी क्या बता देती है, हर साल बता देती है टू द फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन। क्यों जिससे उनका प्रोडक्शन क्या हो, बढ़ जाए। क्लियर? ओके। सेकेंड इज योर बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, गवर्नमेंट बाई फूड ग्रेन्स थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएट्स बफर स्टॉक। फूड कॉर्पोरेशन से फिर वो गवर्नमेंट ले लेती है और उसका बफर स्टॉक बना देती है। इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू एड्रेस फूड शॉर्टेजेस इन एडवर्स वेदर कंडीशन की। कभी कोई वेदर कंडीशन ऐसी आई जब फूड शॉर्टेज आया तो बफर स्टॉक को यूज किया जाए। Third is your issue price. Government uses buffer stock to distribute food grains. Buffer stock से वो public distribution system करते हैं और सबको बेचते हैं poor people को at price lower than the market price. Market price से कम price में, मतलब अगर market में 10 रुपए पर किलो मिल रहा है तो government उसको 5 रुपए पर किलो में दे रही है। इस price को हम क्या बोलते हैं, issue price बोलते हैं। Clear? नेक्स्ट इज योर राशन शॉप, फेयर प्राइस शॉप जिसको हम राशन शॉप्स भी बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। हर जगह ये अवेलेबल है। देर आर अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख शॉप्स हैं। ये शॉप्स क्या करती है, फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन सब कुछ बेचती हैं। प्राइजेस आर लोअर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो होता है उससे कम में बेचती हैं। एनी फैमिली विच हैज अ राशन कार्ड, जिस भी फैमिली के पास राशन कार्ड है, कैन बाय स्टिपुलेटेड अमाउंट फ्रॉम द शॉप। जो भी सर्टेन अमाउंट है कि आप 35 kgs ले सकते हो, पहले 25 था, अब वो 35 हो गया है। आप इतना जाके उस राशन कार्ड के थ्रू ले सकते हो। वेरी क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। 2 मार्कर्स में भी आ सकते हैं, साथ में 5 कॉन्सेप्ट देकर 10 मार्कर में भी आ सकते हैं, डिपेंड्स। ओके, जस्ट नो द फैक्ट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। What are the problems of functioning of राशन शॉप? राशन शॉप क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि यहाँ पे मार्जिन देखने लगते हैं जो डीलर्स होते हैं। मार्जिन देखने लगते हैं जो डीलर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो सामान आ रहा है अच्छा फार्मर का, इसको क्या करेंगे, इसको जाके प्राइवेट शॉप्स में बेच देंगे। क्यों? अपना मार्जिन लेने के लिए। और राशन शॉप में क्या करेंगे, पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देंगे। राशन शॉप में क्या करेंगे, पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देंगे। ये एक तो चोरी करते हैं। तीसरी चीज जो खराब होती है वो ये है कि हर जगह हर टाइम ऑपरेटेड नहीं होते, कभी खोल लिया कभी नहीं खोला राशन शॉप, ये नाटक करते हैं। क्लियर? तो क्या हुआ, डाइवर्टिंग गेन्स टू ओपन मार्केट फॉर बेटर मार्जिन। ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा कमीशन लेने के लिए ओपन मार्केट में बेच देते हैं जो सामान गवर्नमेंट के थ्रू आता है। और फिर राशन शॉप में क्या करते हैं, सेलिंग पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स। राशन शॉप में पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, सस्ती मद्दी ग्रेन्स बेचते हैं। इसके अलावा इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स, हमेशा सीरियसली नहीं ऑपरेट करते हैं। कभी राशन शॉप खुल गई कभी नहीं खुली, ये दिक्कत एक बहुत मेजर दिक्कत रहती है। क्लियर? Okay, next question, question number 12. Write a note on the role of cooperatives providing food and related item. इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉपरेटिव्स को दे दिए राशन शॉप की अब क्या कॉपरेटिव्स आप चलाओ। जैसे कर्नाटका में कॉपरेटिव्स चलाते हैं कि आप चलाओ। आप क्या करोगे, एक तो मार्केट प्राइस से कम में बेचोगे क्योंकि वो राशन शॉप है, ठीक है। आप मार्जिन के लिए नहीं भागोगे, आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ क्या कर लोगे, मैनेज कर लोगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, अमूल एंड मदर डेयरी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट प्राइस पे आज भी सामान बेचता है। Cooperative society play a significant role in security, particularly in southern and western India. Cooperative society establish shops and sell essential goods at lower prices. कम प्राइस में उन्हीं को सेल करती है। They establish shop to sell essential goods at lower prices. In Tamil Nadu, around 94 fair play shops are operated by cooperatives. तमिलनाडु में 94% ऑफ फेयर प्राइस शॉप या राशन शॉप्स कौन चलाता है, कॉपरेटिव्स ही चलाते हैं। Okay, this was all for today. We are done with economics class 9th. I hope you understand every chapter, go through all the slides, all the parts of every chapter, and you will cover all the questions and everything that can come in your exam. Thank you so much. Thank you for understanding. I hope you like it.